नमस्कार दोस्तों। एफआईए के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा पिछले हफ्ते का एपिसोड देखा, हमने रियल एस्टेट की बात की थी विकास अरोड़ा जी के साथ। लास्ट वीक विकास जी ने हमें पहले से ही एक बोनस के रूप में अनाउंस कर दिया था कि वो इस हफ्ते भी हमारी क्वेरीज की रिजोल्यूशन के लिए आएंगे, क्योंकि क्वेरीज बहुत थी और समय कम था हमारे पास। तो समय का जो लिमिटेड हमारा एपिसोड का जो टाइम है, उसको देखते हुए हम क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आप सभी के क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करें। आज का जो ये एपिसोड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है। आज विकास अरोड़ा जी हमें और बेसिक और गहराई वाली बातें बताने वाले हैं, जो बेसिक तो होंगी होंगी, लेकिन हर रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं या कैरियर बनाने वाले हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो पुराने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन सबको जो बातें जाननी जरूरी हैं, उन सब बातों का आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में विकास जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था, विकास अरोड़ा जी रियल एस्टेट ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट हैं। पिछले एपिसोड में विकास जी ने बताया था हमें कि ये सबसे पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, अभी ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और जब भी कोई सेक्टर में ऐसे बदलाव आते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस भी आते हैं। तो वो सभी बातें हम करने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रोग्राम शुरू करने से पहले, पिछले हफ्ते हमारा एक रेरा का सवाल अधूरा रह गया था जो हम नहीं पूछ पाए थे। तो आज हम विकास जी रेरा के सवाल से शुरुआत करना चाहेंगे कि रेरा का क्या रोल है सर। रेरा ने आके क्या बदलाव किए रियल एस्टेट में, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि लास्ट वीक हमारा ये बात अधूरी रह गई थी। यस संजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। जी। आपने मेरे से रेरा के बारे में पूछा, मैं आपको रेरा के बारे में बताता हूँ। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा का फुल फॉर्म ये रहता है। और रेरा 2016 में ये क्रिएट होना शुरू हुआ और 2017 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। इंडिया का जो रेरा है, ये दुबई के रेरा से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। दुबई में 2007 में रेरा इंप्लीमेंट हुआ और इंडिया को 10 साल लग गए इसको इंप्लीमेंट, बिकॉज इंडिया इज ए बिग कंट्री। 2017 में रेरा इंप्लीमेंट हुआ इंडिया के अंदर, और बिलीव मी, इट एक्टेड एज ए गेम चेंजर। रियल एस्टेट बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर ये गेम चेंजर साबित हुआ। जो पहले हम सुनते थे कि ये फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी उसके बाद से ये बहुत कम हो गया। अब जो करेगा वो जानबूझ के करेगा और वो बचेगा भी नहीं, उसको ये भी पता है। सो देर आर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स इन रेरा, नो डाउट। अब ये 10 साल हो गए, इसमें भी अब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं लिंक्डइन के ऊपर, रेरा के ऊपर, और मैंने भी उसमें ये बोला है कि अब इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट की, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसा है। जी। हमारे दर्शकों में जो अगला क्वेश्चन है, जो बहुत ही
हेलो हाँ संजीव जी जी, सर, अब मेरी ठीक है। आवाज आ रही? हाँ जी सर, जी, अब ठीक डन है। डन 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 सर, प्लीज आस्क अगेन। जी सर। यस। क्वेश्चन दोबारा पूछूं सर? हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। सर अगला जो सवाल है, कि हम रियल एस्टेट को कैसे इंडिया में डिफाइन करेंगे, कि या आप कैसे बताएंगे कि अब रियल एस्टेट को हम अभी जिस फेज से चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि अब ये पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल फेज के दौर से गुजर रहा है। इसको आप कैसे थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये फेज में क्या होता है, कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशनल फेज बोल सकते हैं? संजीव जी, एक चीज देखिए आप, 2017 से पहले और 2017 के बाद हम ये देख रहे हैं कि रेरा के आने से थिंग्स हैव चेंज लाइक एनीथिंग। तो इन्वेस्टर्स और जो होम बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सेप्शनली इंप्रूव हुआ है। और जी। मैं कह रहा हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। उसका एक रीजन है, आप ये देखिए कि नाउ देखिए टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो रहा है। अभी अगर आपको फ्लैट प्लॉट कुछ भी देखना है, आप किसी भी सिटी से आप उसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ड्रोन शूट के द्वारा लिया हुआ जो वीडियो है उससे आप देख के समझ सकते हैं। आपको पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, एआई की हेल्प ली जा रही है। बेड एंड ब्रेकफास्ट कंसेप्ट आ गया है, सेकंड होम्स का कंसेप्ट आ गया है, वेलनेस होम्स का कंसेप्ट आ गया है। ठीक है, आप देखिए कि फ्रैक्शनल सेलिंग का कंसेप्ट आ गया, REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कंसेप्ट आ गया है। मतलब ये इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं। फेसलेस रजिस्ट्री का कंसेप्ट आ गया अभी। और अभी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक टू बैंक हो रही है, मतलब व्हाइट मनी में प्रॉपर्टी में डीलिंग हो रही है। इतनी चेंजेस हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, जो मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आज कोई कहीं से बैठ के ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ी। और कंट्री अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कंट्री आप देखिए, आप कोई रेलवे स्टेशन देखिए, आप बस स्टैंड देखिए, आप एयरपोर्ट्स देखिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आप देखिए। ठीक है, ग्रीन स्मार्ट सिटीज आ रही हैं, एक्सप्रेस हाईवे आ रहे हैं। सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एंड नॉट ओनली अ पर्टिकुलर प्लेस। हम कहें कि एनसीआर में हो रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स एवरीवेयर इट इज टेकिंग प्लेस। मोनो रेल्स आ रही हैं, मतलब थ्रू आउट द कंट्री ये चीजें हो रही हैं। जी। सो दैट इज द रीजन, जहां पे इतनी डेवलपमेंट होगी वहां पे इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी, लोग आएंगे, लोग आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और उस जगह की कीमत बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से भी ये सब चीजें बढ़ रही हैं। एयरपोर्ट अपने आप में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और कितने एयरपोर्ट नए आ रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स आ रहे हैं। सो मेनी डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब हमें क्यों ज्यादा दिख रही हैं, ये लग रही हैं। 10 साल पहले इसको इसको ले डाउन कर दिया गया था, अब 10 years बिफोर। अब तो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं एक्चुअली। तो इसीलिए अब हमें हर तरफ डेवलपमेंट 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 लग रहा है। और यही कारण है कि रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइसेस आप देख ही रहे हैं कितने बढ़ रहे हैं। जी तो ये रीजन है। सर, जहां हमने ट्रांसफॉर्मेशनल फेज की बात की, तो जब ट्रांसफॉर्मेशनल फेज के साथ साथ जब बदलाव आते हैं तो वहां पे ट्रेंड्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे ही रियल एस्टेट में भी कुछ ट्रेंड्स डेवलप हुए हैं क्या सर? और अगर हुए हैं तो क्या है वो, उनके बारे में? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। बहुत सारी आज आप देखिए, सब ऑलमोस्ट मतलब टॉप हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, हम्म। दे ऑल आर कमिंग इन रियल एस्टेट। जो मान लो DLF, शोभा, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, ब्रिगेड ग्रुप, प्रेस्टीज, ये तो
हमें पता है कि ये लोग रियल एस्टेट में बहुत पहले से हैं, लेकिन अरविंद, ट्राइडेंट, रिलायंस, अदानी और बहुत सारे नाम, और ये लोग तो पहले रियल एस्टेट में नहीं थे। जी। सो इनका रियल एस्टेट में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रियल एस्टेट इज बूमिंग सेक्टर, क्योंकि इनके पास तो पूरी रिसर्च होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सिर्फ आना ही नहीं है, इनकी टर्नओवर, इनके जो जो इनकी एक्चुअल कंपनी की टर्नओवर थी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है रियल एस्टेट की, इनकी रियल एस्टेट की कंपनीज की टर्नओवर। दिस बिजनेस हैज टेकन ओवर देयर कोर बिजनेस। जी। तो इन इतने सारे कॉर्पोरेट हाउसेस का आना, गोदरेज को आप देख लीजिए, गोदरेज इज फेमस फॉर लॉक्स एंड अलमीराज एंड ऑल। गोदरेज का जो टर्नओवर है वो उसकी मेन कोर कंपनी से बहुत ज्यादा हो गया रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज का। जी। तो ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है? यही बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ कह रहा है अपने आप में। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ा तो इसमें फिगर्स के ऊपर ही है। और ये सबसे बड़ी बात, ये एसेट है, एसेट्स बिल्डिंग का खेल है, तो नेचुरली से बहुत फर्क पड़ता है। बेस देखें, हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही जमीन है, रियल एस्टेट है। सर, वक्त के साथ चैलेंजेस, ये तो पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ चैलेंजेस भी बदलते हैं। पहले चैलेंजेस कुछ और थे, अब कुछ और हैं। तो अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस होने वाले हैं ऐसे दौर में? और सबसे पहला पॉइंट है, क्या अभी भी कोई चैलेंजेस होंगे, क्योंकि इतना ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, सब कुछ इतना अच्छे से, फैसिलिटीज भी आ रही हैं, आपने जैसे बोला रजिस्ट्री भी बहुत इजी हो जाएगी, तो क्या स्टिल कोई चैलेंजेस बचेंगे इन्वेस्टर्स के लिए? Although RERA is there, no doubt, a few loopholes जी। are also there now, इसको रिवाइज करना वो एक अलग चीज है। रेरा है और इतनी सारी पॉजिटिव चेंजेस भी आ रही हैं, बट चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं वहां पर। जैसे जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो वी गेट कंफ्यूज्ड, हमें यही समझ में नहीं आता हम क्या करें। सेकेंड ऑप्शन इज ट्रस्ट बिल्डिंग इज अ वेरी बिग थिंग। अब ट्रस्ट हमें कैसे, इतने ज्यादा लोग भी इसमें आ गए हैं, जब एक बिजनेस बूम हो रहा होता है तो लोग भी उसमें, बहुत सारे बिजनेस करने के लोग आ जाते हैं, तो अब ट्रस्ट हम्म। किस पे करें, किस पे ट्रस्ट ना करें। ठीक है, अब डेवलपर्स बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को कैसे चेक करें? वो कह रहे हैं कि हम आपको 2 साल में दे देंगे, और मान लो 4 साल में देते हैं तो सबका तो बजट हिल जाता है, ईएमआई चल रही होती है। जी। और अभी अगर आप डेवलपर की बात करें तो 13,000 डेवलपर है, उनके कितने 100 प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो लाखों में तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम्म। तो हर व्यक्ति कहता है हमारा ये प्रोजेक्ट बेस्ट है, हमारा वो प्रोजेक्ट बेस्ट है, तो उसको कैसे हम कैसे देखें? वहां पे भी कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। फिर सब ये तो बताते हैं कि खरीद लो खरीद लो, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता। बेचना इज, इसको खरीदना इज इजी, बट बेचना हाँ। इज नॉट दैट इजी ना। जी। तो ये सारे चैलेंजेस इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए हैं। और वैसे भी सर, जब एक जनरल फॉर्मूला है कि जब खरीदने जाते हैं तो चीजें महंगी हो जाती हैं, और जब बेचने जाते हैं सस्ती हो जाती हैं। हाँ वो भी है। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये भी हो गया। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, ये भी समझने की बहुत जरूरत है ना, इसकी मैपिंग भी करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, जी। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक अच्छा कंसल्टेंट को कैसे जज करें कि ये बहुत अच्छा कंसल्टेंट है। एवरीबडी हो क्या रहा है कि हर व्यक्ति के पास जो प्रोजेक्ट है वो उसको सेल कर रहा है। अब वो अपने पर, हाँ तो उसका अपना पर्पस आ गया ना, बायर और इन्वेस्टर का पर्पस तो डिफीट हो गया। वो उसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा कह के बेच रहा है, लेकिन जी। क्या वो बायर के लिए, क्या वो इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये तो एक क्वेश्चन मार्क रह गया ना। तो एक अच्छे कंसल्टेंट का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं एक और बात कहता हूं कि देखिए, जरूर एक अच्छे कंसल्टेंट को आइडेंटिफाई करिए और अपने साथ रखिए, क्योंकि कंसल्टेंट को तो पैसा देना ही नहीं है एक इन्वेस्टर या बायर ने, जी। तो उसको तो कंपनी ने देना है। तो एक अच्छे कंसल्टेंट का मिलना अपने आप में, देखिए जैसे बहुत भीड़ में अगर एक अच्छा व्यक्ति मिल जाता है आपको, तो एक लकी है ना ये।
टू गेट ए गुड कंसल्टेंट जो आपकी नीड्स को समझे, नीड्स को एनालाइज करे, जिसको एक्सपीरियंस हो, जो प्रोजेक्ट्स की ड्यू डिलिजेंस पहले करके रखी हो, जिसने आपको कुछ करना ना पड़े, उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बनने में देर नहीं लगेगी। ट्रस्ट वर्दी हो जो व्यक्ति, क्योंकि प्रॉपर्टी इज ए बिग बिजनेस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी चीज खरीदने जा रहे हैं, तो लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। बेचने खरीदने वाले के लिए तो ठीक है, इतने सीआर का है, इतने का है, लेकिन लेने वाले के लिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। इट्स नॉट इजी फॉर ए बायर और इन्वेस्टर टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। उसको ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, उसके उसके साथ अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, उसको समझ में आनी चाहिए सारी चीज, उसको बेचने का पता होना चाहिए। ये सारी चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो ये चैलेंजेस भी हैं साथ साथ। अच्छा सर, लास्ट एपिसोड में आपने हमारे दर्शकों से वादा किया था कि आप अगले एपिसोड में आप एरिया वाइज बताएंगे कि कहाँ क्या बेनिफिट है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके बारे में आज आप कुछ शेयर करें हमारे दर्शकों से। मैंने जो वादा किया था, मैं उस पर जरूर आज भी मैं उसको पक्का हूँ और बताऊंगा आपको जी। कि आज की डेट में इंडिया में देखिए, दुबई की एक अच्छी मार्केट निकल के आ रही थी, बट फॉर द टाइम बिंग दुबई ऑन होल्ड है, थोड़ा डाउन भी जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशंस। बट जी। आई होप दैट दुबई विल रिकवर वेरी फास्ट। दुबई की एक कैपेबिलिटी है कि वो बड़ी फास्ट रिकवर करेगा आने वाले टाइम में। दे आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड। जी। जहां तक इंडिया की बात है, बट इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इंडिया में जो चेंजेस आ रही हैं बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। ओनली थिंग इज कि एक बायर और इन्वेस्टर अवेयर कितना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अवेयरनेस होना बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं कुछ सिटीज की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो आने वाला जो, जैसे चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला की बात करें, तो ये आने वाला एनसीआर है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ेंगे। आप इसमें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको लॉजिकली बताता कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अभी मैं सिटी को और जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे these are the potential areas to buy जी। property. Then comes your, आपने ये देखा होगा कि 3 दिन पहले की न्यूज है, 48 villages are declared as urban villages in NCR. ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की डेवलपमेंट है। नॉर्थ ईस्ट चलता है ये गाजियाबाद की तरफ। 48 विलेजेस को अर्बन विलेजेस डिक्लेयर कर दिया गया। इनके अंदर प्रोग्रेस होगी और अब इनके रेट बढ़ेंगे। ये 3 दिन पहले की डेवलपमेंट है। फिर हम एनसीआर में देखें तो अब हम तीनों तरफ से गिर चुके हैं। गुड़गांव, पंचकुला, सॉरी गुड़गांव, फरीदाबाद और आपका ये टुवर्ड्स दिस वन, दोनों तरफ से गिर चुके हैं। तीसरी तरफ आपका ये आ जाता है पानीपत, सोनीपत। ठीक है, तो अब आप देखिए सोनीपत, पानीपत में रेट कितने बढ़ रहे हैं। और एक और जगह सोनीपत से 20 किलोमीटर दूर है, खरगोदा। वहां पर सुजुकी मारुति का प्लांट आ रहा है। और इसका ये एक जब गुड़गांव में आया था तो गुड़गांव बहुत बड़ा था। उसी उसी पैटर्न पे अब खरगोदा की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो रही है उसी पैटर्न पे। ये सोनीपत से 20 किलोमीटर दूर है ये जगह। और फिर आप देखें कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं ये। और अहमदाबाद एक बड़ा स्टेबल सिटी है, एक पेस से ही ग्रो करता है, बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है अहमदाबाद की। इट्स ए वेरी गुड सिटी। अहमदाबाद के एक तरफ आप देख लीजिए गिफ्ट सिटी गांधीनगर में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, और एक तरफ दुलेरा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बात पूरी कर लूँ अपनी। जी। और ये तीन अगेन ये वही चीज बन रही है, ट्रायंगल बन रहा है ये। और कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं तो उससे और इसको बढ़ावा मिल रहा है। देन कम्स योर विजाग, विशाखापट्टनम, जहां इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है। और गूगल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, और ये अपने आप में इसके रेट्स बहुत बढ़ेंगे बिकॉज वर्ल्ड रिनाउंड प्लेस डाटा सेंटर बन रहा है। तो ये विशाखापट्टनम इज गोइंग टू बी वेरी हॉट प्लेस। देन कम्स मुंबई 3.0, हमने देख ही लिया, जैसे एयरपोर्ट आया विच एक्टेड एज ए कैटलिस्ट, उसमें कितना आगे बढ़ रहा है सिचुएशन, अब कितना रेट्स बढ़ रहे हैं 3.0 जो हम जी। कहते हैं मुंबई 3.0। फिर आप देखिए हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई में कंसिस्टेंट रेट बढ़ रहे हैं।
मतलब आप कह सकते हैं कि रुक ही नहीं रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे सिटीज हैं ये। देन कम्स योर उज्जैन और इंदौर। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर बना है। उज्जैन अपने आप में टेम्पल सिटी है। जी। उज्जैन के साथ देवास आ रहा है। देवास में इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। देवास के 100 किलोमीटर पीछे 100 मतलब 30 किलोमीटर पीछे भोपाल है। वो बड़ा प्रोमिनेंट सिटी है। भोपाल बीच में देवास, देवास के इधर उज्जैन और उज्जैन के इधर इंदौर। ये बेल्ट बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि नासिक, टेम्पल सिटीज की अगर हम बात करें, नासिक में कुंभ आ रहा है और उज्जैन में भी अगले 1 डेढ़ साल में कुंभ आ रहा है। तो कुंभ के आने से, करोड़ों लोगों के आने से उस सिटी की इकोनॉमी बढ़ती है और उससे फिर रेट्स बढ़ते हैं। उज्जैन मैंने बताया ही प्रोमिनेंट है। ग्रीन कॉरिडोर, देवास, टेम्पल सिटी, कुंभ, हॉट स्पॉट है उज्जैन आज की डेट में। ऐसे ही नासिक में कुंभ आ रहा है। नासिक वैसे भी अच्छा सिटी है, उसमें भी रेट बढ़ रहे हैं खूब। हरिद्वार में कुंभ आ रहा है अगले, अर्थ कुंभ आ रहा है अगले साल। वहाँ के रेट बड़े बढ़ रहे हैं हरिद्वार के। और आप ये देख लीजिए, वृंदावन इज ऑन द टॉप। हमारी टॉप 10 सिटीज रियल एस्टेट में वृंदावन इज नंबर 1, जिसके रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि 18 करोड़ लोग वहाँ हर साल आते हैं। आप देख लो वहाँ की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही होगी। और ये ट्रेंड भी देखने में आया है कि जितनी भी टेम्पल सिटीज हैं, इनके रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। ये चेंज हुआ है पैटर्न। और अगर मैं अब धुलेरा की बात करूं, तो धुलेरा इज इंडिया स्मार्ट सिटी, बेस्ट स्मार्ट सिटी बन के निकल के आ रहा है। इतनी हेवी डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ पर। लोथल एक बड़ी अच्छी जगह है। मैरिट टाइम का म्यूजियम आ रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम आ रहा है। लोथल से, सॉरी, धुलेरा से 30-35 किलोमीटर दूर है। और जी। अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में है ये लोथल जगह। ये बहुत बड़ा मैरी टाइम म्यूजियम बन रहा है। ऑलरेडी फर्स्ट फेज बन चुका है। 5-6 फेजेज हैं इसके। पहला फेज बन चुका है। बहुत बड़ा जी। टूरिस्ट, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनेगा ये। धुलेरा एक स्मार्ट सिटी है और अहमदाबाद से 110 किलोमीटर दूर है। एक्सप्रेस हाईवे, हार्डली 1 घंटा लगता है, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा, सवा घंटा। उस एक्सप्रेस वे के साथ ही है ये, जब हम आते हैं अहमदाबाद से जी। धुलेरा। और धुलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। ये भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और 5 स्टार होटल आ रहा है। टाटा सेमीकंडक्टर का 92,000 करोड़ का प्लांट लगा है। एएसएमएल वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। रिन्यू एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है। टाटा सोलर प्लांट, टाटा का सोलर का प्लांट आ रहा है। तो जो ग्रोथ की बात करें तो धुलेरा में आप समझ लीजिए हर रोज एक बड़ा इवेंट हो रहा है वहाँ। और लैंड ही लैंड है, लैंड ही लैंड है। इतनी सारी इंडस्ट्री आ रही है, लोग आ रहे हैं, और रहने की जगह भी तो होनी चाहिए। जी। तो लैंड एप्रिशिएट होगी होगी बिकॉज वहां पे अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। दुलेरा है, लोथल है, ये मिला के मैंने आपको 20 सिटीज बता दी जो इंडिया में इस टाइम प्रोमिनेंट चल रही हैं। और भी होंगी बट मैंने अभी आपको 20 के बारे में बताया। और लॉजिकली बताया, रीजन बताया कि क्यों इनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और आप देख भी रहे हैं ग्रोथ हो रही है। इट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल फ्रॉम माय रिसर्च। जी। सर, आपने अभी बताया था कि पंचकुला है, चंडीगढ़ है और मोहाली, यस। यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अभी एक इन्वेस्टर को कितना मिनिमम इन्वेस्ट से शुरुआत कर सकता है? देखिए, एनसीआर में थिंग्स हैव गॉन वेरी हाई, मतलब कॉस्टली कह सकते हो आप, मतलब थोड़ा रेट बढ़ चुके हैं एनसीआर में। जी। मिनिमम 50 लाख मान के चलिए आप। ओके। और अभी मैंने एक नाम लिया, दुलेरा। जी। दुलेरा में 8 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है एक व्यक्ति। ओके। 100 से 125 150 गज का प्लॉट ले सकता है 8 लाख रुपीज में मिनिमम। और फिर मान लो बड़ा लैंड पार्सल लेना चाहता है तो वो सीआर में जाएगी। लेकिन जी। मिनिमम वो उसके पास एक आज भी ऑप्शन है। ये एक बहुत अच्छी दुलेरा, मैं हमेशा कहता हूं कि दुलेरा में हर व्यक्ति के लिए कुछ देने को है उसके पास। ठीक है। और ये भी एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि प्रॉपर्टी
में अगर बहुत ज्यादा पैसा हो तो ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है आज की डेट में। बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस निकल के आती हैं, आ रही हैं। और एक और बड़ा मिथ है रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर कि दूर हम प्रॉपर्टी पास में ही लेनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें। आज मैंने जितनी भी आपको आज बात बताई है, ये सब मैंने आपको नई चेंजिंग वर्ल्ड की, चेंजिंग सिनेरियो, चेंजिंग इंडिया की बातें बताई मैंने आपको, जी चेंजिंग रियल एस्टेट वर्ल्ड की बातें बताई आपको। तो ये पुराना मिथ कि मेरे घर के पास ही हो, वो इमोशनल डिसीजन होगा, और वो आप ले भी लेंगे तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एक क्वेश्चन मार्क है। ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, और रेरा के आने के बाद ये मैटर ही नहीं करती बात कि आप घर के पास ले रहे हो कि घर के दूर ले रहे हो, जी। क्योंकि एवरी डेवलपर इज बाउंड विद द रेरा। रेरा की कंडीशंस पूरी करने के बाद ही वो फील्ड में आके कुछ कर सकता है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जी। अच्छा सर, सवाल तो और भी बहुत हैं, और लेकिन आज के सब्जेक्ट ऐसा है कि समय का पता ही नहीं चला। सर, एक आखिरी सवाल कि आज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात अगर करें तो ऐसे कौन कौन से एरिया में हैं जहां पे हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में? वैसे मैंने आपको ये सिटीज बताई, ये सारी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट आपके डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सूट करती है, आपका बजट कितना है, आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, कितने साल के लिए आप होल्ड कर सकते हो, और आप लोन को कैसे, आप कितना बेनिफिट आप लोन का ले सकते हो, आप कितना लिवरेज कर सकते हो उसको, और आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। फिर आप जी। डिसाइड करो कि आपकी जो बजट और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप कैसे, मतलब आपको कैसे जाना चाहिए इसमें। ओके, ठीक है और सर। वैसे जी। स्ट्रेटेजिकली तो मैंने बता ही दिया कि जैसे सिटीज हैं, धोलेरा है, उज्जैन है, एनसीआर है, अर्बन विलेजेस जो डिक्लेयर हुई हैं, स्ट्रेटेजिकली तो ये सारी हैं, बट इनकी फिर फर्दर डिटेलिंग करनी पड़ती है, मैपिंग करनी पड़ती है, जी। कौन सी आपको सूट करती है, कितने साल के लिए आप करना चाहते हो, कितना बजट है आपका, जी। और आप पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हो, उसको आपको इंस्टॉलमेंट चाहिए, पेमेंट टर्म्स के आपको क्या चाहिए, आप इमीडिएटली पैसा दे सकते हो या आपको स्लो एंड स्टडी पेमेंट टर्म्स चाहिए, या आपका पैसा कहीं से आना है तो वो आपने इन्वेस्ट करना है, थोड़ा भी है, पेमेंट टर्म्स मिल गई उसमें, और थोड़ा बाद में पैसा आ रहा तो उसको देकर आपने कंप्लीट कर लिया, और उसके बेस पे फिर नेगोशिएशन होती है, तो पेमेंट टर्म्स होती है उसके बेस पे नेगोशिएशन रहती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आपके साथ कोई हेल्प करने के, क्योंकि एक और एक 11 हो जाते हैं। देखिए ये बड़ा डिसीजन होता है, इसलिए कोई ना कोई साथ रहना, एक सही जी, व्यक्ति को साथ रखना जरूरी होता है इसमें। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तभी अगर प्रॉपर बेनिफिट लेना है तो नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज टाइम से आती है, नॉलेज और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके लिए सही। एक कंसल्टेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन उसी के साथ मिल सकते हैं। परफेक्ट। तो परफेक्ट। सर, आज के लिए इतना ही। आज सवाल तो और भी बहुत हैं, और सब्जेक्ट ऐसा है कि ये मतलब बहुत सारे खुद से भी सवाल निकल के आ रहे हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो थैंक यू सर, आज के लिए बस इतना ही। और उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, पिछले हफ्ते की तरह। और उनके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, हम कोशिश करते हैं कि हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। तो आप हमें info@fii.org.in पे मेल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर आके फॉर्म फिलअप करें, और हम उसको अपने प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होते हैं आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार थैंक विकास यू। जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आज के थैंक यू लिए। वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक जी। यू।